राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बिहार के मधेपुरा जिले के पथराहा गांव में रहने वाले सेना के हवलदार पवन कुमार के शहीद होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वे इस घटना से काफी दुखी हैं। मुख्यमंत्री ने वीर सपूत की शहादत पर उनके परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शहीद जवान के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से अनुमान्य अनुग्रह प्रदान किया जाएगा। साथ ही शहीद जवान पवन कुमार का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस जलाश्व पर भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ वार्ता की। इस दौरान अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित कर रही है और शांति व समृद्धि को बढ़ावा दे रही है। वहीं उन्होंने विस्तार से नौसेना की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया जो भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनके दूसरे कार्यकाल में समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने व हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसैनिक शक्ति की मौजूदगी को और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मित्रों, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से हमारे जाबाज और बहादुर नेवल वॉरियर्स के बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी में आपका कंट्रीब्यूशन तथा इंडियन ओशन रीजन में आपकी स्ट्रांग प्रेजेंस देशवासियों के लिए हमेशा भरोसे और एक विश्वास का विषय रही है। आपके साथ बिताया गया कोई भी समय साथियों मेरे लिए यादगार का यह लम्हा होता है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी जून माह में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं हमारी नेवी के अफसर्स और सेलर्स के बीच में था। हालांकि उस समय आईएनएस विक्रांत पर थे और आज हम सब आईएनएस जलाश्व पर हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। अपने पिछले कार्यकाल में जो हमारी पहली विजिट थी वह सियाचिन की थी और उस कार्यकाल की आखिरी विजिट भी सियाचिन की ही थी। और इस बार जब नए कार्यकाल की मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैं पहली बार आप लोगों के बीच यहां पर आया हूं। साथियों, पहली विजिट बस पहली विजिट ही नहीं होती, इसका हमेशा कोई न कोई एक संदेश होता है। पिछली बार जब मैंने शुरुआत सियाचिन से की थी तो वह एक तरह से देश की सुरक्षा के प्रति भारत सरकार के कमिटमेंट और हमारे प्रयासों का एक फोकस दिखा रहा था। वह दिखा रहा था कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारा ध्यान नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पूरा है और वह हमने अपने पिछले कार्यकाल में किया भी, चाहे वह देश की उत्तरी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सड़कों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों को देश के बाकी इलाकों से जोड़ना हो, या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर करनी हो। पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने इन सभी एरिया पर फोकस किया था। हालांकि इसका अर्थ साथियों यह नहीं है कि हमने अपने पिछले कार्यकाल में इंडियन ओशन रीजन की ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उस कार्यकाल में भी हमारी नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया था। लेकिन इस कार्यकाल में हमारे नेवल वॉरियर्स के बीच में मेरी पहली विजिट के माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि अब हमारा फोकस भारत की समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने और इंडियन ओशन रीजन में हमारी नेवल पावर की स्थिति को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने की ओर होगी। वह चाहे उत्तर का हिमालय हो या हिंद महासागर हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार रोबस्ट करना और हमारी यह पहली प्राथमिकता होगी। साथियों, आप लोगों की ताकत हमारी डिप्लोमेसी को और अधिक सशक्त कर रही है। एक कहावत है, डिप्लोमेसी विदाउट आर्म्स इज लाइक म्यूजिक विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस उद्देश्य की प्राप्ति में भारतीय नौसेना इसी प्रकार अपनी प्रभावी भूमिका का सदैव निर्वाह करती रहेगी।
साथियों, आज भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हो रही है और नेवी के पीछे जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह भी धीरे धीरे सब काफी समृद्ध हो रहा है। हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और हमारी नेवी नई ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रही है। साथियों, हमने पिछले कार्यकाल में भी इस दिशा में प्रयास किए और हम अपने इस कार्यकाल में भी अपने उन प्रयासों को और तेजी देने की भरपूर कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रामघाट उज्जैन में आयोजित शिप्रा परिक्रमा यात्रा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम यादव ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 जून पर्यावरण दिवस से जल गंगा संवर्धन अभियान गंगा दशमी तक चलेगा। वहीं सीएम ने शिप्रा नदी की विशेषता पर प्रकाश डाला। साथ ही सीएम यादव ने शिप्रा परिक्रमा यात्रा में भाग लेने वाले सभी यात्रियों को बधाई दी। पर्यावरण दिवस 5 जून को है, तो हमने निर्णय किया कि 5 जून से लगा करके पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो वो तो गंगा दशमी तक चलना चाहिए। जल की बात करेंगे तो जल के लिए पूरा अभियान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में सभी तहसील, सभी पंचायत, सभी गांवों के अंदर समान रूप से जल गंगा अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवताओं के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना को नमन करने के लिए, हमारे पिंड की रचना को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को समझने के लिए ये 5 तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सभी तीर्थों में तीर्थ अवंतिका तीर्थ जो तिलवर बड़ा है, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के कारण से ये उज्जैन की आलौकिक आभा और बढ़ती है। माँ क्षिप्रा जी के कारण से 33 करोड़ देवी देवता इसके किनारे वास करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्यदायी है, फलदायी है, आशीर्वाद देनी माँ क्षिप्रा। बोले क्षिप्रे महारानी की। आज हम याद करें महाकवि कालिदास को मेघदूत के माध्यम से, जिन्होंने वर्णन किया था कि ये इसी महाकाल के नीचे जो वर्तमान का हमारा नदी घाटी का रास्ता है, यहाँ उनकी राजकन्याएं अगर अपने उस नदी से बहने वाले जल में स्नान करने आती थी तो उसकी खुशबू से उज्जैन आलोकित हो जाता था। अपने उस जल के राशि के माध्यम से ये नदियों की राशि वर्तमान में रास्ते बन गए। ऐसी एक के बाद एक 11 नदियां इस क्षिप्रा के अंदर यही आकर के अलग अलग प्रकार से अपने आप को क्षिप्रा जी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वयं को विसर्जित कर करके उसको प्रवाह बढ़ाती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में बाबा महाकाल की कृपा से ये गंगा दशहरा हमारे हजारों साल से मनता आया था। लेकिन इस गंगा दशहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इस आनंद को और आगे 4 चांद लगाने के लिए पिछले सिमस्त 2004 में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर काशनी आश्रम के गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि यहाँ हमको चुनरी उत्सव करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के संतों की आज्ञा हमारे लिए हुक्म के बराबर है। सारे तरफ जिधर जाओ उधर जहाँ देखो वहाँ क्षिप्रा भक्तों की अच्छी खासी संख्या यहाँ उपस्थित है। और हमारे इस उज्जैन की विशेषता भी ऐसी है, इस नदी माता का जो स्वरूप अपन देखो ध्यान से, तो ये जल राशि इतनी अच्छी ढंग से चारों तरफ माँ की राशि फैली हुई है। नदी का ये जो हमारा अपना स्वरूप है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो खासकर अपने मन में जो संकल्प है, जीते जी हमारे सामने गंगा माता में सभी नदियों का समायोजन है, इसलिए गंगा दशहरे को निमित्त बनाया है। लेकिन सभी 212 नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर और 212 ही नदियों पे मैं कल ताप्ती मैया के किनारे मुल्ताई पे था, जहां उसकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले बेतवा नदी के उद्गम के गया था, अमरकंटक गया था। लगातार एक के बाद एक सोन नदी, कौन सी नदी हमारे यहाँ छोटी है, सबकी विशालता है। हमारे अपने जाना पाओ में 7 नदियां निकलती है, जहाँ गंभीर है, चंबल है, 7 अलग अलग प्रकार की नदियां एक पहाड़ से निकलना, एक पर्वत से। और उज्जैन का तो विशेष संबंध है जाना पाओ का, जहाँ भगवान कृष्ण को हमारे अपने भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे जो जो स्थान है सबको तीर्थ के रूप में बदलेंगे, वो तीर्थ का आनंद आएगा हर जगह पर। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों को शुभकामना। कल वापस आपके बीच में आकर इस यात्रा पे, इसी घाट पे समापन रहेगा। सभी यात्रियों को परमात्मा निर्विघ्न यात्रा कराने में बल दे, आपकी सबकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप सब पे सुख आनंद वैभव की छाया रहे, सभी कष्ट मिटे, ये शुभकामना है। बोलिए क्षिप्रे महारानी की, महाकाल महाराज की।
बहुत बहुत धन्यवाद। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से झुलस रही दिल्ली को लेकर दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान आतिशी ने कहा कि दिल्ली में लगातार जल संकट बना हुआ है। दिल्ली में पानी की सप्लाई में लगातार कमी आई है। वहीं उन्होंने कहा कि मुनक नहर में 15 जून तक 902 क्यूसेक पानी मिला है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1005 MGD पानी उत्पादन की बजाय 14 जून को 932 MGD पानी उत्पादन हुआ है, जिस कारण दिल्ली में 70 MGD पानी का उत्पादन कम हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार हुआ है। इसके साथ ही आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने का निवेदन किया है। दिल्ली में पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वजीराबाद पौंड में पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहाँ पे 2 सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले 1 हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था। ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया। यानी इस समय दिल्ली में 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। 1005 MGD के बजाय 932 MGD पानी कल प्रोड्यूस हुआ है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, क्योंकि जो मुनक कनाल का पानी है वो सभी 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में अब कुछ पानी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है, तो 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है। खास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में, जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी, इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के UGR से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर ऑल टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग हुई इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। हिमाचल प्रदेश ने कल की अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में फिर से ये बताया है कि वो दिल्ली को पानी देने को तैयार है। जो हिमाचल का सरप्लस पानी है
देखिए, हमें अपर यमुना रिवर जो एंटायर बेसिन है उसमें ये समझना होगा कि जो सारे अपर यमुना स्टेट्स हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, सबको यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में फिर से ये स्पष्ट किया है कि जितना वो एलोकेशन हिमाचल प्रदेश का है, गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक्स पानी है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ देयर एलोकेशन। हिमाचल प्रदेश ने फिर से ये कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में रीआइटरेट किया है कि वो ये पानी देने को तैयार है। दिल्ली ने हरियाणा को एक ह्यूमैनिटेरियन अपील फिर से करी है और उस ह्यूमैनिटेरियन अपील के तहत हमने हरियाणा से ये आग्रह किया है कि वो कुछ एडिशनल पानी अगर दिल्ली को छोड़ सकते हैं। अपर यमुना बोर्ड ने ये भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज़ करें। बाकी मेरी दिल्ली वालों से भी अपील है कि दिल्ली वाले भी, क्योंकि पानी की लगातार एक कमी बनी हुई है, दिल्ली वाले भी बहुत केयरफुली पानी का प्रयोग करें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल ने विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली में पानी के मुद्दे, नई सड़क व आगामी योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। आप खुद सुने क्या कहा विधायक शिवचरण गोयल ने। तो मोतीनगर विधानसभा निरंतर विकास के कार्यों पर प्रगति पर है। आप कहीं भी उठा के देखेंगे पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास के प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी एक सबसे बड़ा पुल हमारे क्षेत्र में उसका एक पोर्शन बन भी चुका है। पंजाबी बाग से लेकर राजा रानी चौक एक पोर्शन खुला था अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका विधिवत उद्घाटन किया गया। और आगे जो पुल कनेक्ट हो रहा है पंजाबी बाग क्लब होते हुए राजा रानी चौक, वो लगभग कार्य अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा। और इसी के साथ में 2 नीचे सबवे बन रहे हैं। एक सबवे बन रहा है ईस्ट पंजाबी बाग पर जो वैक्स को कनेक्ट करेगा, और एक बन रहा है सुदर्शन पार्क पुल से पंजाबी बाग क्लब, ये अंडर जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए बड़ा, क्योंकि जब सड़क पार करनी पड़ती थी तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो 2 अंडरपास का निर्माण भी चल रहा है। अभी आप देखेंगे आचार्य भिक्षु के सामने एक हमारा फुट ओवर ब्रिज है, उसके ऊपर लिफ्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये लिफ्ट का निर्माण कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अब आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल जो निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है, 2015 में ये 100 बेड का था, इसको बढ़ाकर 180 बेड तक किया गया और अब 272 बेड की बिल्डिंग बन चुकी है। उसमें मैन पावर आने वाली है, तो वो बहुत जल्द जनता के लिए खुल जाएगा। तो 452 बेड का वो हॉस्पिटल बनेगा। इसके अलावा एक फाइल मूव कर गई है करमपुरा जेड लाइट से जखीरा गोल चक्कर तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण की फाइल स्टार्ट हो गई है, जिससे इस रोड पर जितना भी ट्रैफिक थोड़ा स्लो चलता है वो एकदम फास्ट मोड पे आ जाएगा। जितने भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, बैंकेट्स हैं और कार शोरूम्स हैं, तमाम जो मार्केटें बनी हुई हैं, उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 11 स्कूल्स हैं सर्वोदय, उसकी बिल्डिंगें मैक्सिमम बन के तैयार हो चुकी हैं और एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। मानसरोवर गार्डन को एजुकेशन स्कूल है, उसमें बिल्डिंग का कार्य प्रगति पे है, इस साल वो बन के पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी आप सड़कें देखेंगे, पहले 25 साल से यहाँ पर बीजेपी शासित एमसीडी राज कर रही थी। जो भी सड़कें एमसीडी के अधीन आती थी ना तो उन्होंने बनाई और ना अपने विधायक को बनाने दी। कानून पास कर दिया गया सिविक सेंटर के अंदर कि विधायक को कोई भी काम करने से पहले निगम पार्षद से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज
3 निगम पार्षद हैं और तीनों आम आदमी पार्टी के। उसके आने से जो बैरिकेड लगते थे काम करने के वो ख़त्म हो गए। आज 91 वार्ड की बात करते हैं तो 17 सड़कें, मेन सड़कें बन के तैयार हो चुकी हैं एमसीडी की। आज 90 की बात करते हैं, 90 में लगभग मेन सड़कें तैयार हुई हैं 4, और जो गलियां वगैरह लगेंगे तो वो भी 15-20 गलियां बन चुकी हैं। हम 89 की बात करते हैं, 89 के अंदर 2 मेन सड़क बन चुकी हैं न्यू मोती नगर में, और करीब 4 सड़कें बन चुकी हैं मनोहर पार्क में। गलियों का निर्माण प्रगति पर है और आने वाले समय के अंदर सारी सड़कें बनेंगी, सारी गलियां बनेंगी, ड्रेन व्यवस्था बेटर होगी, क्योंकि अब दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और मेरे क्षेत्र में भी तीनों काउंसिल होने की वजह से मुझे किसी भी तरह का अवरोध नहीं मिल रहा। और आपको एक जानकर खुशी होगी कि मुझे पूरी दिल्ली का नगर निगम को देखने का चार्ज दे दिया गया है। विधानसभा कमेटी के द्वारा 14 सदस्य कमेटी बनी थी। जो भी बैठक होगी सिविक सेंटर में, हमें वोटिंग का अधिकार है। जब स्टैंडिंग कमेटियाँ बनेगी उसके अंदर वोटिंग का अधिकार है। सबसे पहले सीटिंग हमारी बनेगी, मैं 2 सीटिंग कर चुका हूँ, और तीसरी बैठक 27 जून को होने जा रही है 11 बजे। तो कोई भी समस्या आज एमसीडी की है, दिल्ली सरकार की है, और जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, यदि वो सरकारें काम नहीं करेंगी तो अब जनता के बीच में हम उस बात को रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और इंडिया अलायंस बनाई और साझा चुनाव भी लड़ा। अभी वही कांग्रेस आपके खिलाफ मटका तोड़ प्रदर्शन कर रही है, इसमें आपका क्या विचार है? जो इलेक्शन लड़ा गया केंद्र सरकार का लोकसभा का, वो इलेक्शन था तानाशाही के खिलाफ। आज कहीं ना कहीं सभी की आवाज़ बंद कर दी गई थी, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई थी। मीडिया भी अपने आप को बेबस समझ रहा था, आम जनता तक आवाज़ पहुँच नहीं रही थी, आम जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा था। आज इतनी बेरोजगारी बढ़ी, कोई प्रश्न करता था बेरोजगारी बढ़ी तो उसका समाधान नहीं दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। महंगाई बढ़ी, उसका जवाब पूछा गया, समाधान नहीं दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। और तानाशाही में इकट्ठे हुए और देश में परिणाम भी आया कि भारतीय जनता पार्टी 240 में सिमट गई। और आज उनको जवाब देना पड़ेगा, जनता का भी जवाब देना पड़ेगा, उनको सेंटर में भी जवाब देना पड़ेगा, और जनता उसके लिए अब तैयार है। केजरीवाल जी खुद बाहर आए थे जेल से और उन्होंने कैंपेन भी करा, लेकिन फिर भी भाई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिली। आप इस तरह से देखें कि 2019 का इलेक्शन हम लड़े, 14 के हम लड़े, 14 में इलेक्शन लड़े तो उस समय स्थिति क्या थी, 19 का इलेक्शन लड़े, और आज जो इलेक्शन लड़े हमें तो जनता ने बहुत प्यार दिया है। हम पहले लाखों वोटों में आ रहे थे, ये मोती सीट बात करते हैं, हम यहाँ 2.5 लाख वोट से आ रहे थे, अब हमारे 75,000 वोट से, तो जनता ने इतना वोट दिया नहीं दिया, तो ये तो हमारी जीत है। हम जनता के बीच में गए हैं और मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री आए थे दिल्ली का प्रचार करने के लिए। तो 10 दिन के प्रचार में थोड़ी हमारे सारे मिनिस्टर जेल में हैं, जिन्होंने स्कूल अच्छे किए, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हॉस्पिटल अच्छे किए, सत्येंद्र झा जेल में है, तो तमाम मिनिस्टर जेल में हैं। और मुख्यमंत्री को समय दिया गया 10-12 दिन का, तो 10-12 दिन में जनता ने इतना प्यार दिया, हम तो कहते हैं हमारी फतेह हुई है। कांग्रेस की बात जो हमारे अगेंस्ट में अब बात उठा रही है, 15 साल राज किया कांग्रेस ने। जब भी गर्मी आती थी ना, अखबार छपा होता था 15 साल के अंदर, टैंकर माफिया, मटका फोड़। कांग्रेस अपना गिरबान जाके देखे, उसके बाद बताए कि आपने क्या काम किया था दिल्ली की जनता के लिए, जो आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो अब जनता समझदार है दिल्ली की और बहुत प्यार करती है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और अभी 2 ऐसी वारदातें हुई हैं हमारे यहाँ, कल परसों जखीरा राखी मार्केट के अंदर, चारा मंडी के अंदर सैकड़ों झुग्गियाँ तोड़ दी गई बगैर नोटिस के रेलवे लाइन के ऊपर, पूरी तरह से तानाशाही। आप नोटिस देंगे, आप बताएंगे कि आप क्यों तोड़ रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो सांसद जिसने हाथ जोड़कर वोट मांगे थे, और इलेक्शन ख़त्म होते ही वो सैकड़ों झुग्गियाँ तोड़ दी गई। इसी कड़ी में 5 दिन पहले मानसरोवर गार्डन रिहायशी एरिया, वहाँ पर कम से कम भी 15-20 बिल्डिंगें नई बनी हुई जो 40 साल से थी, उसको डीडी ने तोड़ दिया गया। उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, पक्के कनेक्शन हैं, सारे काम अथराइज हैं, उसके बावजूद भी तोड़ दिया गया। और बगैर नोटिस के पुलिस बुलाई, एक्शन कर दिया। आप बगैर नोटिस के तोड़ते हैं, झुग्गियाँ तोड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ तोड़ते हैं, मकान तोड़ते हैं,
ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने भी कहा कि मानसरोवर गार्डन में डीडीए ने बिना नोटिस के प्लॉटें पे कार्रवाई कर दी। सर निगम में आपकी सरकार है और आपने अभी कहा कि आप भी स्टैंडिंग कमेटी में हैं और साथ ही साथ सर आप एमएलए भी हैं 2 बार से इसी मोती नगर में। सर यहाँ पे जो अवैध निर्माण का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे मोती नगर, उसमें आपका क्या विचार है? मैंने जहाँ भी अवैध निर्माण चल रहा है आप मुझे कहीं भी आप उसकी डिटेल दे दें, उस पर एक्शन होगा। क्योंकि अभी कार्रवाई मेरे पास आई है, आप कहीं भी डिटेल देंगे मेरे पास उसकी एप्लीकेशन भेज दें, उस पर कार्रवाई होगी। वो डीडीए ने तोड़ा है, यदि वो तोड़ा होता है एमसीडी तो उस पर एक्शन होता। डीडीए क्योंकि सेंटर के अधीन है, आपके कहीं भी लगता है कि इस तरह से कोई रिक्वेस्टमेंट हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप मुझे बताएं, उसके मिलकर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी द्वारा शराब घोटाले को लेकर कोर्ट में की गई सुनवाई के दौरान अवैध वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप पार्टी नेताओं द्वारा जनता के बीच पेश करने को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसी मुद्दे पर आज पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका में 28 मार्च 2024 को केजरीवाल की पार्टी एवं विधायकों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई न्यायालय की वीडियो और ऑडियो को हटाने का निर्देश जारी किया है। हम सबको ध्यान है कि केजरीवाल जी ने किस तरह से ईडी के सम्मन को बार बार इग्नोर किया और अंत में जैसा कि कानून अपना काम करता है 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 21 मार्च को जब वो गिरफ्तार हुए तो 22 मार्च को कोर्ट ने उनको 5 दिन की पुलिस कस्टडी के अंदर भेजा। उनकी पत्नी जो कि अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के सीएम के पद के ऊपर ही काम कर रही थी, क्योंकि वो रोड शो के लिए भी आगे भेजी गई, सब काम उन्होंने पॉलिटिकल किए हैं। उन्होंने और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, निगम पार्षद और पार्टी के सभी लोगों ने बार बार इस बात को कहा कि जब 28 मार्च को श्री अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में आएंगे तो बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा। उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि 28 मार्च को जैसे अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हो रही है और कोई बड़ी बात सामने आ रही है। इसके विपरीत 28 मार्च को जब श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में लाया गया तो उनको फिर से 3 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर अप्रूव किया गया। इस बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के अंदर अपनी स्टेटमेंट दी। हम सबको इस बात का पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को हम कभी भी कवर नहीं कर सकते, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल वहां पर अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और उपस्थित वहां पर कोर्ट में उनके लोगों ने उनकी उस स्टेटमेंट को वहां पर रिकॉर्ड किया और बाद में सोशल मीडिया हैंडलर्स पर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल को इस तरह से साबित किया जैसे वो अपनी निर्दोष होने की गवाही दे रहे हैं। वो बातें दोनों ही तरह गलत थी। कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ये इल्लीगल है और उन बातों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया गया। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी अपना ऑब्जेक्शन 3 पेज का एक पत्र लिखकर कोर्ट को दिया। लॉयर वॉइस एक हमारी संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के मामलों को उठाती है। उन्होंने भी इस विषय के ऊपर PIL डाली और अब दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज अपना डिसीजन दिया है जिसके अंदर 2 विषय महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेड्स को ये बोला गया है कि इस वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से इमीडिएट इफेक्ट से डिलीट कर दिया जाए और दूसरा, सुनीता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सभी लोगों ने जिन्होंने भी इसको सोशल मीडिया पे पेश किया है, डाला है, प्रचार किया है, उनसे भी साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो हैंडलर्स के इंचार्ज हैं उनसे भी ये जवाब मांगा गया है कि आपने कोर्ट के साथ ऐसा कैसे किया। इस देश के, भारत के सभी लोगों का कोर्ट के ऊपर बहुत विश्वास है और कोर्ट के नियमों की अगर इस तरह से धज्जियां उठाई जाती हैं तो ये कहने वाली बात नहीं कि ये पार्टी का माइंडसेट क्या है, ये किस तरह की पार्टी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम